जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप सब लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरा मार्च चल रहा है। तो आखिर मार्च के अंदर क्या क्या करना होता है, ऐसे कौन कौन से टू डू लिस्ट है, चेक लिस्ट है जो आपको 31 मार्च से पहले पहले कर देने हैं, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, बाद में आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह ना देनी पड़े। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों ईयर की बात करें, अभी 31 दिसंबर आपका गया था, आपने नया साल भी बनाया होगा, तो वो 31 दिसंबर को आपका कैलेंडर ईयर होता है। इनकम टैक्स वालों को, जीएसटी वालों को या पर्सनल फाइनेंस से इस कैलेंडर ईयर का कोई लेना देना नहीं होता है। आपका जो साल होगा दोस्तों हमेशा ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाकर के खत्म होता है। अभी आपका मार्च का महीना सर पर है, तो काफी तरह की ड्यू डेट्स है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी तरह की चेकलिस्ट है, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा जो आईटीआर होती है, जैसे कि आपका 31 मार्च 2000 मान लीजिए 26 को या 25 को साल खत्म हुआ, तो सिर्फ आपको 4 महीने का ही टाइम दिया जाता है। जुलाई तक आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं, और जुलाई तक आईटीआर भरना भूल गए तो उसको आप बिलेटेड दिसंबर तक भर सकते हैं। लेकिन सरकार ने आप लोगों को पिछले 4 सालों की आईटीआर भरने का भी ऑप्शन दे दिया था, जिसे कि आईटीआर यू, अपडेटेड आईटीआर बोलते हैं। अभी आपका जो फाइनेंशियल ईयर 20-21, 31 मार्च 21 वाला असेसमेंट ईयर 21-22, तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक इस आईटीआर को भर सकते हो। लेकिन इस आईटीआर में आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। कोई टैक्स बनता है तो उसका एडिशनल 70% तक का टैक्स, क्योंकि आपको पता होगा 25%, 50 जो पिछले साल, फिर 60 और फिर 70% तक का एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। और लेट फीस तो देनी ही पड़ेगी 1000 या 5000, लेकिन आप अपनी आईटीआर अभी भी भर सकते हो। अगर ऐसा कर लेते हो तो सेक्शन 148 का नोटिस बाई चांस अगर आपको आना हो तो वो नहीं आता है। काफी तरह की आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। इसके बाद में टैक्स सेविंग की बात करें, हालांकि टैक्स सेविंग पर बात करना ही अब तो व्यर्थ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजीम होती है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि 1.5 लाख रुपए की छूट लेने के बाद आपकी इनकम जो है 5.5 लाख, 6.5 लाख रुपए की माफ है, और एक व्यक्ति कहता है बिना किसी छूट के ही आपको 12 लाख रुपए तो माफ है। तो आप 6.5 या 12 कौन सी लिमिट में जाना चाहेंगे? एक छोटे बच्चे को पूछेंगे, तीसरी क्लास वाले को, वो भी बता देगा कि सर हमें तो 12 लाख में ही जाना है। तो 12 लाख में जाना है तो किसी तरह की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी आपको एचआरए, होम लोन, काफी तरह की डिडक्शंस लेनी होती है। इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, एफडी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इन सभी के लिए डोनेशन वगैरह फर्जी तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार डिपार्टमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। तो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की छूट आपको 31 मार्च से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर देनी है, पैसा लगा देना है। और सेम टू सेम कहानी सैलरीड एम्प्लॉयड पर भी लागू होती है। अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आपके एम्प्लॉयर आपसे फिर से पूछेंगे कि भाई बता दो अभी भी कि आपकी कोई छूट है तो आप ले लो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका साल खत्म होगा तो आपको फॉर्म नंबर 16 मिलेगा। तो अभी ये फॉर्म 16 भी चेंज हो गया है हालांकि। तो इस फॉर्म 16 के अंदर जब आपको टीडीएस कटा हुआ दिखाई देगा तो बड़ा दुख, बड़ा दर्द और बड़ी पीड़ा आप लोगों को होगी कि ये टीडीएस मेरा क्यों कट गया, मुझे वापस चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये जेन्युइन डिडक्शंस हैं, मुझे छूट लेनी है, मेरा इतना टैक्स बनता ही नहीं है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को ही बता दें, ताकि क्या है आईटीआर के टाइम आप एडिशनल डिडक्शन लेंगे तो आपका केस दोस्तों सेलेक्ट हो सकता है। एडवांस टैक्स सरकार कहती है जैसे ही आप कमाई करोगे हमें टैक्स दे दीजिए, हमें नहीं मतलब है, हमें आपका वेट नहीं करना है कि आप जुलाई में रिटर्न भरोगे या दिसंबर में भरोगे, हमें एडवांस में ही चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है तो दोस्तों 12 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है। लेकिन मान लीजिए शेयर मार्केट में आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम आ गई 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए के ऊपर दोस्तों 20% जो टैक्स बनेगा वो तो 20,000 बन गया, तो आपको तो एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनेगा उसे एडवांस टैक्स भरना होगा। ये वैसे तो 15 जून तक 15% भरना होता है, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक आपको सारा टैक्स भर देना होता है। लेकिन 15 मार्च तक भी भरना भूल गए हो तो कोई बात नहीं, 31 मार्च तक आप भर दीजिए, ताकि सेक्शन 234C का, देखिए 234B होता है और एक सी होता है दोस्तों, तो ये ब्याज आपका 1% पर मंथ का नहीं मिलेगा। लेकिन सैलरी में से कोई टीडीएस कटना है तो वो कट जाएगा, वो एक तरह से एडवांस टैक्स ही माना जाता है। तो एडवांस टैक्स भर देंगे तो डिपार्टमेंट परेशान नहीं करता है, ये मानता है कि आप एक ईमानदार करदाता है। जीएसटी की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर हैं तो जीएसटी के अंदर दोस्तों बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं, वो अपनी सेल का कम से कम 1%, वो भी टैक्सेबल सेल का टैक्स भर के पीछा छुड़वा सकते हैं, जो कि 1.5 करोड़ तक की सेल दिखा सकते हैं। तो अगर आप भी गलती से रेगुलर के अंदर आ गए थे दोस्तों, रेगुलर और कंपोजिशन 2 होता है, अब आप कंपोजिशन में जाना चाहते हो तो आप लोगों को एक सुनहरी अवसर 31 मार्च से पहले पहले अगर आप ये CMP02 का फॉर्म भर देंगे तो अगले साल के लिए दोस्तों आप कंपोजिशन में चले जाएंगे। आपको ज्यादा झंझट, बही खाते, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में हम बात कर लेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, आउट ऑफ इंडिया कोई गुड सर्विस देते हैं, तो LUT अगले साल के लिए फाइल
करेंगे तो आपका क्या होगा, जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बहुत कम लोग इसके रेलेवेंसी इसके ऊपर है, लेकिन आप लोगों को अगले साल के लिए डिसाइड करना है कि आप फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में आप खुद इसका जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन का भरेंगे या सामने वाला भरेगा। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा बहुत तरह की रिटर्न्स होती है, जीएसटी 3B, 2A, 2B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9, तो इन सभी को आपस में रिकंसाइल मार्च से पहले पहले कर लें। आपका किसने बिल सही चढ़ा दिया है, ऑनलाइन नहीं चढ़ाया है, आपके पास में कितने बिल एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है दोस्तों। आप लोगों को इनपुट नहीं मिलेगा, बाद में ब्याज के साथ में टैक्स वैक्स भरना पड़ेगा, तो इसको भी रिकंसाइल कर लें। AATO ये क्या होता है सर? ये होता है एवरेज, जो आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर होता है दोस्तों। टर्नओवर क्या होता है? आपकी सेल। आप लोगों को पता होगा बहुत तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो टर्नओवर पर डिसाइड होती हैं, जैसे कि आपके पिछले साल का जो 24-25 या 25-26 की जो टर्नओवर थी, 5 करोड़ से ज्यादा वाले क्यूआरएमपी में नहीं जा सकते, ई इनवॉइस जारी करना होता है आपको। इसके अलावा कंपोजिशन में 1.5 करोड़ से ज्यादा वाले नहीं जा सकते, 2 करोड़ से ज्यादा वालों को 9, 5 करोड़ से ज्यादा वालों को 9C, मतलब ऐसे बहुत से कंप्लाइंस है जो टर्नओवर पर डिसाइड होते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सेल अगर आपकी है तो ऑडिट करानी पड़ेगी, 50 लाख से ज्यादा पीस सर्विस पर ऑडिट करानी पड़ेगी। तो टर्नओवर अगर अपनी कैलकुलेट कर लेंगे, अभी बढ़ानी है घटानी है, तो उस हिसाब से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आईटीसी दोस्तों, क्रेडिटर्स को आपने पैसे पे नहीं किया जिससे माल लिया था और 180 दिन हो गए हैं, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इसका जो 37A है उसके आधार पर आपको ये रिवर्सल भी करना पड़ेगा, डिसअलाउ आपका हो जाएगा, बाद में आप विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप पहले ही कैलकुलेट कर लें। टैक्स ऑडिट की बात करें, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस, आपको दोस्तों अगर है तो 10,000 से ज्यादा की कैश की पेमेंट नहीं करनी है। डेप्रिसिएशन है। 43BH का रूल बड़ा ही खतरनाक है, आप क्रेडिटर्स का बकाया पैसा नहीं रोक सकते हैं 15 दिन से ज्यादा, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन से ज्यादा। किसी का टीडीएस काटना है, एक्सपेंसेस बुक करने हैं, स्टॉक है, आपका लेजर रिकंसाइल करना है, तो ये बहुत तरह की चीजें आपको अगर ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो करनी है। दोस्तों टैक्स बचाना किसी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड, जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें पैसा लगा रखा है, तो 1.25 लाख रुपए तक का आपको ये एडिशनल छूट मिल जाएगी। 4 लाख की तो छूट है ही है, एडिशनल 1.25 लाख की मिल जाएगी। एक शेयर में प्रॉफिट है, दूसरे में अगर आपको लॉस है तो उस लॉस को अगर आप बुक कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आप उस लॉस वाले शेयर को वापस से खरीद सकते हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग इस तरह से आपको कुछ करनी है, क्योंकि जो टैक्स लगेगा वो आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट पर लगता है, जो आपने बुक कर लिया है। अगर आपने बुक ही नहीं किया है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बुक कर लेनी चाहिए। दोस्तों फेसलेस जमाना है, ऑनलाइन सारे कुछ नोटिस आते हैं, ऑनलाइन ही आपको कोई सूचना आती है, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें। इनके दोस्तों वेबसाइट पर जाएंगे, जब पेंडिंग एक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे, हालांकि इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कहीं आपके नाम तो कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, सेक्शन 148 का नोटिस भी जारी होगा, तो ई प्रोसीडिंग के अंदर जाकर के आउटस्टैंडिंग डिमांड, पेंडिंग एक्शन, ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो आपकी तरफ से करने वाली रह गई है, उसको देख लें ताकि मार्च के बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब बैंक की ट्रांजैक्शंस, इंडिया में हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट है दोस्तों। कैश आपको पता होगा 10 लाख रुपए से ज्यादा आपको जमा नहीं कराना है, ना ही 10 लाख से ज्यादा निकालना है। अब मान लीजिए आपके खाते में सिर्फ 1 लाख ही कैश जमा हुआ है, तो आप 8-9 लाख रुपए और करा सकते हैं। अगर आपके 8, 8.5, 9 लाख रुपए हो गया है तो आप उसको रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो वहां उसको डिमांड आप स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा एफडी 10 लाख से ज्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ज्यादा, ऑडिट की लिमिट मैंने आपको बता दिया। जीएसटी, अभी आपने देखा कि सर मेरी तो सेल 38 लाख रुपए हो गई है, पूरा मार्च का महीना पड़ा है, तो आप सेल रोक दीजिए, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा पर तो आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा। अप्रैल से फिर से 40 लाख की छूट मिल जाएगी। तो इन चीजों को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में खाता खुलाया है तो हर साल 500 रुपए जरूर जमा कराएं। सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए जमा कराएं, ताकि आपका खाता एक्टिव रहे, बाद में आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह की ना देनी पड़े। आपको एफडी करवानी है दोस्तों, एसबीआई की स्पेशल एफडी अमृत वृष्टि 444 दिन के लिए, यहाँ पे आपको 6.45 या 6.95 सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलता है। ये भी आप 31 मार्च से पहले पहले करवा लें। 148 की बात मैं कर रहा था दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक आपको आ सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर आपका जो 31 मार्च 2022 वाला जो साल है, उसमें अगर आपने कोई ऐसा काम किया था जो आपके ऑनलाइन बोल रहा है दोस्तों, AIS के अंदर, TIS के अंदर, 26AS के अंदर, और आपने ITR नहीं भरी है, तो मैं आपको ये दावे से कहता हूं 101% आपको नोटिस आएगा सेक्शन 148 का। तो आप कोशिश करें, आप जाकर के देख लें उस साल का ASTS ITR यू भर दें, ताकि ये नोटिस ना आए तो आप उसको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 के अंदर जो भी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन देंगे उस पर आपको TDS काटना पड़ेगा 10% के हिसाब से। अगर आप 20,000 से ज्यादा का अमाउंट एक भी पार्टनर को देते हैं, चाहे पेमेंट दें या ना दें, चाहे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देंगे, तब भी ये रूल लागू हो जाने वाला है। इसके अलावा सारे के सारे बैंकों में दोस्तों इंडिया में 1, 2, 5,
5-10 बैंक अकाउंट रखते हैं तो उसमें केवाईसी चेक करें, फास्टैग की केवाईसी चेक करें, हर जगह आप अपना नॉमिनेशन जरूर करें, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, सिबिल की रिपोर्ट में कोई फेक लोन तो नहीं बोल रहा है, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, इन सभी चीजों का आप 31 मार्च से पहले ध्यान दें। और दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी, हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो थम्स अप जरूर दे दें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।